नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और आप सर को देख के समझ गए होंगे कि आज किस टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वैसे और वीडियो में आपको घोड़े दिखाई देते होंगे, पर इस वीडियो में आपको ना कोई घोड़ा दिखाई देगा और ना उसका कोई बच्चा दिखाई देगा, है ना। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि भाई मेरा किसी सोसाइटी से कोई मतलब नहीं है, पर मेरा ये है कि जो कन्फ्यूजन अभी मार्केट में फैल रहा है वो कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए। मैं अभी सर के पास में आया हूं और अगर हुआ को इनवाइट करते हैं और एक मौका देते हैं कि मैं उनकी भी बात रखूं। मैं कोई जज नहीं हूं, पर यह है कि भाई लोगों को एक जानकारी मिले, उस हिसाब से हम ये वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो के बाद में मेरे को इनवाइट करते तो उनकी बात को भी रखा जाएगा विथ प्रूफ, है ना। अब जिसके पास प्रूफ नहीं है तो उसको तो कैसे रखा जाए। तो सर मैं सबसे पहले इस वीडियो में चाहूंगा कि अपन लोगों को जब डीएनए के बारे में बता ही रहे हैं तो कुछ लोग इस मार्केट में नए भी आ रहे हैं, तो डीएनए के बारे में हम शुरू से ही एक शुरुआत करें। और डीएनए क्या चीज है, सबसे पहले मेरे को आप उस चीज के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बताएं। प्रदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपका डाउनलोड में स्वागत करता हूं। बिल्कुल सर, थैंक यू। और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको, घोड़े वाले जितने भी हैं उन सबको मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए, अभी जो आपने बात कही कि बहुत कन्फ्यूजन मार्केट में हो रहा है, घोड़ों के मार्केट में हो रहा है, ये बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। और ख़ास तौर से जो पिछला पुष्कर का मेला हुआ और उस टाइम से जब मारवाड़ी सोसाइटी ने अपना डीएनए का काम शुरू करने की बात कही, उससे ज़्यादा भ्रमित हुए हैं लोग कि क्या सही है, कौन सी सोसाइटी है, कैसे है, क्या नहीं है, ये सारी बातें सामने आई है। देखिए, हम लोग जो हैं भारतीय अश्व संस्था, इंडिजिनस हॉर्स सोसाइटी ऑफ इंडिया, 97 से रजिस्टर्ड बनी है, 2001 में रजिस्टर हुई है। और हम बहुत से काम करते आए जिनका अपन बाद में विषय जैसे आप चाहेंगे बात करेंगे। डीएनए की जहां अपन बात करते हैं, बहुत कोशिशें करी हम लोगों ने कि RWITC जो रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब की स्टड बुक अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूना में जो उनकी लैब है, उनके साथ हम डीएनए का काम शुरू करना चाह रहे थे। कई साल लगे हमको उस लेवल पे पहुंचने में, और 2016 में जाकर के उनसे एग्रीमेंट हुआ, और वो एग्रीमेंट होने के बाद हमने ये काम डीएनए का शुरू किया। बिल्कुल। और 2016 से आज तक हम लगातार उस काम को करते आ रहे हैं। यानी 2016 से सर ये अपन डीएनए कर रहे हैं, डीएनए का काम शुरू कर रहे हैं और किया है, और आज तक हम करते आ रहे हैं। तो सर जो ये अपन डीएनए कर रहे हैं वो किस तरीके का डीएनए है? यानी कि देखिए, डीएनए कई प्रकार के हैं। इसके ऊपर भी कई लोग जो हमारी खिलाफत करते हैं या डीएनए की खिलाफत करते आए हैं बहुत सालों से, और बहुत पुरजोर से उन्होंने इसकी खिलाफत करी थी कि डीएनए की कोई ज़रूरत नहीं है, मत नहीं होना चाहिए, क्यों करने की ज़रूरत है। उन लोगों ने ये एक भ्रम फैलाया लोगों में कि जो डीएनए हम कर रहे हैं उससे घोड़ों की क्लोनिंग हो जाएगी। यानी कि आपको ध्यान हो तो सबसे पहले एक डॉली नाम की एक भेड़ बाहर विदेश के अंदर उसकी क्लोनिंग हुई थी, और उससे फिर घोड़ों में भी क्लोनिंग हुई थी। तो कुछ लोगों ने ये भ्रम लोगों में किया कि आप जो ये डीएनए का सैंपल दे रहे हो, इससे घोड़े क्लोन होने लग जाएंगे और बाहर घोड़े क्लोन होकर के मार्केट में बिकने लग जाएंगे। बिल्कुल। तो हमने इसलिए बिल्कुल क्लेरिफाई किया इस बात को कि हम जो डीएनए कर रहे हैं वो सिर्फ पेरेंटेज डीएनए है। उसका और कोई डीएनए उसमें शामिल नहीं है। बिल्कुल। जो सैंपल हम ले रहे हैं वो सिर्फ पेरेंटेज के लिए है, और पेरेंटेज का मतलब ये है कि सायर और डैम, माँ और बाप का अगर डीएनए हुआ है, उनका सैंपल है, उनका रिकॉर्ड वहाँ है, तो उसके जरिए से हम ये मालूम कर सकेंगे कि जो भी फिली या कोल्ट, बछेरा या बछेरी जो भी पैदा हुआ, जो मार्केट में आया, उसका असली बाप कौन है, असली माँ कौन है, उसके बारे में पता लग जाएगा, और वो रिकॉर्ड में चलता जाएगा। एक तरीके की पेडिग्री लाइनेज उसमें बनती जाएगी। ये हमारा मकसद था, और ख़ास तौर से ये मकसद भी इसीलिए किया था क्योंकि मार्केट में बहुत झूठ चल रहा था। बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा झूठ चल रहा था। ये मेरे ख्याल से हम लोग सब जानते हैं, और आपने भी बहुत बार इस बात का खुलासा किया है, कई लोगों ने आपको इंटरव्यू में इसका खुलासा किया है। उसको रोकने के लिए, और जो नए लोग मार्केट में आ रहे हैं उनको एक तरीके से चेतावनी देने के लिए कि आप इसमें ना फंसें। जब आप डीएनए टेस्ट करवा लें या डीएनए का किसी का पासपोर्ट हो तो उसी में आप अपना इन्वेस्टमेंट करें। तो सर मैं एक चीज़ ये और जानना चाहूँगा, जैसे कि
अपन ने जो सबसे पहला इंटरव्यू किया था मेरे को लगता है 2017 में या 18 में किया था शायद, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो उस के बाद से इस डीएनए के क्षेत्र में क्या बाहर आई है और अभी तक आप कितने डीएनए कर चुके हो? देखिए, ये श्रेय मैं आपको भी देना चाहूँगा, क्योंकि सबसे पहले जो डीएनए की मुहिम हम लोगों ने शुरू करी, मैं मुहिम ही कहता हूँ उसको, जिसके ऊपर भी लोगों को बहुत ऑब्जेक्शन है कि हम इस शब्द का क्यों इस्तेमाल करते हैं, पर जब लोग खिलाफत में होते हैं तो उस खिलाफत के सामने तो एक मुहिम ही चलानी पड़ती है। बिल्कुल सर। और उसमें आपने साथ दिया, आपने सबसे पहले जो इंटरव्यू ली और डीएनए के लिए आपने लोगों को प्रेरणा दी। बिल्कुल सर। उस वक्त थोड़ा समय लगा, लोगों को समझ में नहीं आई कि डीएनए क्या चीज़ है, डीएनए करने का फायदा क्या है, डीएनए क्यों करना चाहिए और कैसे होगा, क्या सैंपल। लोग ये सोच रहे थे ब्लड लिया जाएगा, कैसे होगा, हम कैसे घोड़ा लेके जाएंगे, हमारे पास कौन आएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। तो उस वक्त करीबन 18 तक मैं मानता हूँ कि थोड़ा कम चला, बहुत ही लोगों को समझाना पड़ा और बहुत कम लोग उसमें डीएनए के लिए आए। जो जागरूक थे ब्रीडर्स, उन्होंने कराया। बिल्कुल। और ख़ास तौर से ये पंजाब को भी मैं ये श्रेय दूंगा कि सबसे ज़्यादा घोड़े उस पीरियड में पंजाब से शुरू हुए, यानी उस टाइम में। ओके। उस टाइम में सबसे ज़्यादा घोड़े जो हमारे डीएनए हुए वो पंजाब से जो जागरूक ब्रीडर्स थे उन्होंने अपने घोड़े कराए। बिल्कुल। जब मैं ये पुष्कर तक आता हूँ, मैं ये अभी जैसे 2018 तक चले, फिर ये जो 21 में हमारा ये जो पुष्कर के अंदर जो ये अश्वपृथी की शान का जो कैंप लगा, उस वक्त उनको भी बहुत बड़ा इसमें उनका हाथ है, उनका श्रेय है उनको, कि उन्होंने अपने जितने भी उनसे ग्रुप से जुड़े हुए लोग थे उनको प्रेरणा दी, उनको समझाया और पुष्कर में हमने कैंप लगाया, लोगों को बताया। तो उसके बाद में एकदम इसकी जागरूकता ज़्यादा हुई। तो सर अभी तक अगर अपन बात करें टोटल, यानी कि कितने घोड़ों के डीएनए हो चुके होंगे अभी टोटल तक की बात करें? हाँ, अभी तक हम 800 के आसपास में पहुंच गए हैं। 800 के आसपास में हम पहुंच गए हैं। और ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है हमारे सोसाइटी के लिए कि भारत में मैं समझता हूं कि जितने भी बड़े बड़े स्टैलियन हैं, जो नामी स्टैलियन जिसे अपन कहते हैं, जिनके पीछे लोग लगे रहते हैं ब्रीडिंग के लिए, करीब करीब सभी का डीएनए हमारे सोसाइटी के साथ। मेरे को लगता है कि शायद ऐसा कोई बच्चा नहीं है अभी, कोई एक आध को छोड़ के। एक आध कोई ऐसे हैं जो मारवाड़ी सोसाइटी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके पास ही अगर वो घोड़े हैं तो वो तो खिलाफत में ही रहे, तो उन्होंने अपने घोड़ों का डीएनए हमारे पास नहीं कराया। तो सर मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, जब अपन ने पहली बार वीडियो बनाया था तब मेरे को लगता है शायद फीस कुछ 7 या 7,500 हजार रुपए के करीब बताई थी, है ना? तो महंगाई भी बढ़ती है, डीजल भी बढ़ता है, पेट्रोल भी बढ़ रहा है, तो 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए करके बढ़ता है। तो ये जो डीएनए का रेट है एकदम डबल कैसे हो गया है? इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जब हमारा एग्रीमेंट हुआ, क्योंकि लोग ज्यादा करवा रहे, तो मेरे को लगता है कि रेट कम होना चाहिए। बिल्कुल, पर डबल क्यों हुआ? बिल्कुल कम होना चाहिए। जब हमारा एग्रीमेंट हुआ उस वक्त ये जो SBI है, स्टेट बुक अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, ये बहुत ज़्यादा पैसे लेने के लिए इच्छुक थी। बिल्कुल। क्योंकि थोरोब्रेड इंडस्ट्री में जब ये डीएनए करते हैं तो ये करीबन 15,000 25,000 बड़ी हाई रेट पे उनसे पैसा लेते हैं। बिल्कुल। तो हमें भी ये कहा था, तो मैंने उनसे कहा कि हम उस रेट के ऊपर नहीं कर सकते, तो उसका 50% लेस किया इन्होंने। बिल्कुल। और हम सिर्फ 6,018 रुपये लैब को देते थे। ओके। 6,018 विद GST वो रेट थी जो लैब को जाती थी। 1,500 रुपये हमारे डॉक्टर के थे, वेटनरी डॉक्टर के, जो भी डॉक्टर हो, जो भी जाए करे, उसकी 1,500 रुपये फीस थी। 1,000 रुपये हम सोसाइटी में लेते थे और 500 रुपये पर हम लेते थे ट्रैवलिंग के। ओके। ये हमारा सिस्टम था। तो यूँ मिला करके 8,500 रुपये के आसपास टोटल आता था। बिल्कुल। अब जब ये पुष्कर में जब ये लोग आए डीएनए करने, तो मुझे बाद में ये मालूम पड़ा कि ये मारवाड़ी सोसाइटी के सदस्यों ने जाकर के जब स्टड बुक से बात कर ली कि भाई हमारा भी डीएनए करने का इंटरेस्ट है, आप हमें भी ये मौका दो, और हमारे पास कम से कम 2,000 घोड़ों की लिस्ट है और हम एक ही महीने के अंदर आपको इतने बड़ा डीएनए करवा देंगे। बिल्कुल सर। तो उन्होंने जाके ये कहा कि आप रेट कोई भी लेना चाहें आप ले लें, हमारे अच्छे ब्रीडर्स हमारे साथ हैं, बड़े बड़े ब्रीडर्स हैं, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। उनका मकसद ये था कि हमसे जुड़े हुए जो किसान हैं, एक नॉर्मल आदमी जो 1 या 2 3 घोड़े पाल रहा है, वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा,
वो ये 13,000 यानी डबल रेट को। हाँ डबल रेट को। तो वो लोग पीछे हट जाएंगे और बड़े बड़े ब्रीडर्स जो हैं उनके साथ उनका डीएनए हमारे से ज़्यादा वहाँ होने लगेगा, इसलिए उन्होंने ये रेट बढ़वा दी और हमने इसका ऑब्जेक्शन किया। 1 दिसंबर से मेरे पास ईमेल आया स्टड बुक से और उन्होंने ये कहा कि 1 दिसंबर से हम इस रेट को, नवंबर में आ गया था जब मैं पुष्कर में था तभी आ गया था, और उसमें तारीख उन्होंने दी कि 1 दिसंबर से 9,440 मतलब 6,018 का सीधा सीधा 9,440 रुपये लैब में जाएगा। बिल्कुल। तो हमारे सामने ये समस्या आई कि अगर इतना रेट बढ़ गया तो अब सोसाइटी क्या करे। बिल्कुल। तो हमने ये तय किया कि हमारा वैट का वही 1,500 रहेगा और सोसाइटी के जो 1,000 रुपये हैं वही रहेंगे। बिल्कुल। सिर्फ 2016 से लेकर के 21 तक जो डीजल ट्रेवलिंग ये जो कॉस्टें बढ़ी है सभी जगह, उसलिए उस 500 रुपये को हमने किया 1,060। बिल्कुल। 1,060 रुपये किया, उसके हिसाब से 13,000 रुपये हमारा टोटल आता है। तो सर अभी एक बंदा अगर कोई डीएनए करवाता है अपने घोड़े का तो टोटल उसको यानी एक घोड़े का कितना? 13,000। 13 यानी कि फिक्स 13,000 या कुछ? नहीं, 13,000 फिक्स। 13,000। उसमें कैसे वो डिवाइड होता है फिर? 9,440 जाते हैं लैब में। बिल्कुल। 1,500 रुपये जाते हैं हमारे डॉक्टर साहब के। बिल्कुल। जो भी वेटनरी डॉक्टर है वो जो माइक्रोचिपिंग करेगा और वो सारा काम करेगा। 1,000 रुपये सिर्फ पर हॉर्स सोसाइटी के और 1,060 रुपये ट्रेवलिंग एंड होटल एक्सपेंसेस। तो सर अभी लोग इसमें एक चीज और बोलते हैं कि बोनीवाना डीएनए बहुत कर रहे हैं, बोनीवाना बहुत पैसा कमा रहे हैं ना। सही बात। ये मैं नहीं, देखो जो मेरे सवाल है वो लोगों के सवाल है। सही मतलब मेरे पास में तो देखो घोड़े नहीं है, न मेरे को डीएनए कराने, न मेरे को किसी के पास घोड़ी कवरिंग के लिए ले जाने, तो मेरे सवाल तो होने से रहे है ना। तो अभी लोग ये बोलते हैं कि बोनीवाना डीएनए कर रहे हैं भैया, बहुत पैसा छाप रहे हैं, तो उसका भी मेरे को बताया कि कैसे क्या चल रहा है ये मामला। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 1,000 रुपये 2016 में थे सोसाइटी के और आज भी वही 1,000 रुपये हैं। अब आप ये हिसाब लगा लो कि अगर आज हम पंजाब जाते हैं, अभी गुजरात गए तो गाड़ी से गए, पंजाब गुजरात तो हम गाड़ी से चले जाते हैं, महाराष्ट्र हमारे को या तो ट्रेन से या फ्लाइट से कैसे भी जाना पड़ता है, जगह जगह घूमना पड़ता है, टैक्सी लेनी पड़ती है। तो 1,000 रुपये एक घोड़े का हमें मिलता है। अगर 20 घोड़े कर लिए तो 20,000 रुपये सोसाइटी को आए। उस 20,000 रुपये में हमारी सारी प्रिंटिंग, बिल्कुल, हमारा सारा ऑफिस का खर्चा, सारे कोरियर सर्विसेज के खर्चे, क्योंकि हमारे पास आते हैं फोटोग्राफ्स का खर्चा, बिल्कुल, उनकी प्रिंटिंग का खर्चा, और फिर कोरियर चार्जेस टू पूना, पूना से वापस, और फिर उन जितने भी हमारे पासपोर्ट जिन जिन को देना है उन सब की कोरियर सर्विस, बिल्कुल, वो भी हमें देनी पड़ती है। तो कुल मिला करके हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं बचता है उस अमाउंट में से। अब अगर लोगों को लगता है कि हम बहुत अच्छा कमा रहे हैं तो अच्छी बात है, उसके लिए तो वो भी चालू कर सकते हैं। जब भी मेरे ख्याल से जब भी उन्होंने डीएनए शुरू किया होगा ये सोच करके कि हम अच्छा कमा सकते हैं। तो सर अभी जैसे जो नई जनरेशन जो आ रही है उन लोगों को डीएनए क्यों कराना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, ये एक बड़ा अच्छा आपका सवाल है। हम ये देख रहे हैं कि हमने जब ये डीएनए शुरू किया तो हमें ऐसा लग रहा था कि जो ये गलत मार्केट में चल रहा है, झूठ जो चल रहा था, भाई ये घोड़े का मार्किंग है, इसकी मार्किंग अच्छे स्टैलियन से मिलती है, जो नामी स्टैलियन है तो उसका बच्चा बता करके आपने दे दिया। बिल्कुल सर। और फिर मार्केट में उसने खरीद लिया। ओके। अब वो आदमी भी उसी को आगे बेच रहा है या उसी के बच्चे आगे कर रहे हैं, तो ये सब एक झूठ तरीके का एक लाइनेज चल रहा था। आप भी देखते होंगे फेसबुक पे और लोग डालते हैं, पता नहीं 5-5, 6-6 जनरेशन लिख रहे हैं, ग्रैंड सायर इतना, सायर ये, उसका माँ बाप ये अपने बाप दादा का नाम नहीं पता होगा दूसरे का। और यहाँ एकदम ऐसे फटाफट लिख रहे हैं कि पता नहीं कहाँ, साथ साथ में ये भी लिख रहे हैं कि ये वहाँ चैंपियन था, ये यहाँ चैंपियन था, ये था, ये सब झूठ चल रहा था। तो डीएनए से इसमें पकड़ आई। बिल्कुल। अब जब लोगों को पता पड़ा कि भाई मेरा बच्चा फलाने घोड़े का नहीं है, तो उसको समझ में आया कि मेरे को तो बेवकूफ़ बना दिया गया। बिल्कुल। अब सवाल इस बात का उठता है कि जिस आदमी के साथ में ऐसा हुआ उसको ये सोचना चाहिए कि भाई मैं आगे के लिए मैं क्या करूं, या आगे आकर के वो ये बताए कि भाई कौन आदमी जिम्मेदार था जिसने मुझे ये घोड़ा बेचा। बिल्कुल। तो उसके बारे में मैं आपको अलग से आगे समझाऊंगा। परंतु अब हमारे को ये मालूम पड़ रहा है, देखिए हमारे पास तो डाटा डालते हैं, बिल्कुल, हर आदमी को पता नहीं पड़ रहा कि वो डाटा जो हम डाल रहे हैं हमारे कंप्यूटर पे उसमें क्या निकल रहा है, जैसे डाटा बेस होता है। अब आपको मैं एक उदाहरण पे बताता हूं कि पहले 300 घोड़ों में सिर्फ 27 घोड़े
फेल हुई, डीएनए फेल हुआ। डीएनए फेल हुई। ओके। तो उसमें हमको भी ऐसा लगा कि यार बहुत अच्छी बात है भाई, अगर 300 में अगर 27 आ रहे हैं हाँ तो कोई तो एक नॉर्मल सी बात लगी हाँ। कि भाई चलो इतना गड़बड़ नहीं है, इतना गड़बड़ तो चलता है। हाँ, इतना गड़बड़ नहीं है। हाँ। फिर हमने ये अंदाज लगाया कि भाई हमको तो लग रहा है कि ज्यादा आने चाहिए थे। हाँ। फिर हमने ये देखा कि जो बड़े बड़े ब्रीडर हैं, हाँ। जिनके पास नामी नामी घोड़े हैं, अभी भी हैं, हाँ। आज तक उन आदमियों ने डीएनए नहीं कराया। उसका मतलब कोई दाल में गड़बड़ है, कहीं ना कहीं घोटाला है। अगर उसकी नीयत साफ होती तो वो उस घोड़े का डीएनए कराता, और अब उसने नहीं कराया तो उसकी लाइन के जो बच्चे चल रहे हैं वो आज तक भी झूठ में चल रहे हैं। ओके। आज तक भी वो झूठ में चल रहे होंगे, क्योंकि अब हमारे को पकड़ने का कोई रास्ता ही नहीं है। बिल्कुल। घोड़े का नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, क्योंकि आदमी फील करता है कि भाई मैं उनके नाम से बोल रहा हूँ, और जो घोड़े मार्केट में लोग हैं वो समझ रहे हैं कि अच्छे अच्छे जो स्टेलियंस थे उनका आज तक उन्होंने डीएनए नहीं कराया, और आज भी जो मौजूद हैं बिल्कुल वो भी नहीं करा रहे। तो सर मैं इस पार्ट में एक लास्ट सवाल और पूछना चाहूंगा, उसके बाद में जो हम बात है अपनी दूसरे पार्ट में करेंगे। सर अभी जितने भी डीएनए हो रहे हैं, देखो अभी मार्केट में 3 कैटेगरी के लोग हैं। एक तो हाई जो जिसमें ब्रीडर आ जाते हैं, एक हो गया मिड, और एक हो गया बिल्कुल लो जिसमें किसान आ जाते हैं। तो सबसे ज्यादा झूठ कौन सी कैटेगरी का आदमी, यानी डीएन जो फैल हो रहे हैं वो किस कैटेगरी के हो रहे हैं? यानी सही बात है। जब सीधी सादी बात पूछो तो ज्यादा बढ़िया है, कंफ्यूजन वाला मामला मेरे से आता नहीं है। ये बात आपने ऐसी पूछ ली और कैसे सोचा आपने, मुझे ताजुब है, क्योंकि ये हमारा डाटा जो बेस है उससे हमें पता पड़ा जितने भी 90% जो डीएनए फेल हो रहे हैं उनमें 90% लोग तो सब नए हैं। अच्छा। जो घोड़ों के बारे में जानकारी नहीं रखते। ओके। उनके साथ में धोखा हो रहा है। बिल्कुल। और उसी के अंदर भी जब हम एक एक आदमी के ऊपर हम मालूम करते हैं, उसको फोन करते हैं, बोले भाई साहब आप क्या करते हो? अगला कहता है साहब मैं तो ज्वेलरी का धंधा करता हूँ, कोई कहता है साहब मैं तो बहुत बड़ा बिल्डर हूँ, बिल्कुल, कोई कहता है साहब मैं तो जमीनों का धंधा करता हूँ, कोई कहता है साहब ये करता हूँ, बहुत बड़ा बिजनेस है। तो करीब करीब उन्हीं लोगों के साथ में जो पैसे वाले लोग हैं और नए हैं, उन्हीं को बेवकूफ बना करके लोगों ने ये काम किया है। तो सर अभी मैं इसमें एक चीज और जानना चाहूंगा, जो मेरा सवाल था वो पूरा नहीं हुआ अभी जिन्होंने उन लोगों से घोड़े लिए हैं वो किस तरीके के लोग हैं? मेरे कहने का मतलब ये कि जो 3 कैटेगरी मैंने बताई वो झूठ कौन बोल रहा है सबसे ज्यादा? नहीं देखिए, मेरे पास एक लिस्ट है। हाँ। ये डू नॉट क्वालिफाई का मेरा फोल्डर है। बिल्कुल। और अभी तक हमने इसको रिलीज नहीं किया है, हाँ। परंतु मैं आपको दिखाना चाहूंगा बिल्कुल कि इसमें हम क्या करते हैं। ये हमने एक चार्ट बनाया है। बिल्कुल। ये हमने एक चार्ट बनाया है, इसमें हमने ये लिखा हुआ है कि कौन सा घोड़ा डीएनए फेल हुआ है, डीएनए में आया, उसका रिकॉर्ड आया हमारे पास, कौन सा घोड़ा आया, ओके, कौन सा पासपोर्ट नंबर था, उसका मालिक कौन था घोड़े का, अभी जिसने हमको ये बताया, उसने कौन सा घोड़े का नाम बताया, बिल्कुल, कि भाई ये बच्चा इसका था। हाँ। और ये फेल हुआ। ओके। तो हमने उसको पूछा हाँ। कि भाई साहब आपकी गलती नहीं है, अगर आप ब्रीडर नहीं, उसकी तो क्या गलती है लेने वाले आपकी, की? आपने तो कहीं से खरीदा, हाँ। तो आप कम से कम हमें ये बताओ कि आपके साथ धोखा किसने किया। हाँ। तो कई लोगों ने हमें नाम दिए, ओके, जो हमने यहाँ लिखे। बिल्कुल। बहुत कम लोगों ने नाम दिए हमारे को। ये तो कितने नाम होंगे सर टोटल? ये करीबन देखिए 27 घोड़ों की लिस्ट के अंदर हमारे पास नाम दिए आपको? 5 लोगों ने नाम दिए। 5 ने? सिर्फ 5 ने, 27 में से सिर्फ 5 आदमियों ने हमारे को अभी तक नाम दिया कि ये इन लोगों से हमने घोड़ा खरीदा। बाकी की हिम्मत नहीं हुई, बाकी बोल ही नहीं रहे, उल्टा हमको फोन करके हमको डरा रहे हैं, हमको धमका रहे हैं कि आपने ये क्यों ओपन कर दिया कि मेरा घोड़ा फेल हो गया। ओके। तो भाई हमारा तो काम ही यही है, हम चाहते हैं कि लोगों को पता पड़े। नहीं तो वो अगर आपके पास वो घोड़ा खड़ा है और हमने उसको नहीं बताया कि ये उसका मेन घोड़े का, कल को आपको कोई फॉल्ट पैदा हुआ तो आपने, तो आप ब्रीडिंग करते जा रहे हो, वो तो झूठ चलता जा रहा है, फिर वो झूठ पकड़ने की बात खाए, पर वो लोग नहीं बता रहे। बिल्कुल। अब वो क्यों नहीं बता रहे हैं? किसी को ऐसा लग रहा है कि भाई मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, लोग सोचेंगे यार मैं बेवकूफ़ बन गया, इसलिए मैं नहीं नाम बताना चाहता, मेरे साथ धोखा हो गया, मैं नहीं बताना चाहता। तो ये उनकी सोच है। ये भाई देखो, मैं देखने वाले जो भी लोग हैं उनको भी बता देता हूँ, सोशल मीडिया पे अच्छे अच्छे धुरंधर रखे रह जाते हैं ना। तो ये उनको बताना चाहिए। जो मानसिकता है वो मेरे को लगता है दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि वो बहुत बड़ा है कि वो बहुत छोटा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर घोड़े का व्यापार कर रहे हो और घोड़े के बिजनेस में, तो सारे लोग सेम है। और इसमें आपको मैं ये भी बताऊं, क्योंकि हमें अब
शुरू से ये मालूम था कि धीरे धीरे जब ये काम चलेगा तो इसमें लीगल इश्यूज भी आएंगे। बिल्कुल। लोग हो सकता है कोर्ट कचहरी भी जाएं, बिल्कुल। हो सकता है एफआईआर भी दर्ज होगी आने वाले टाइम में, आगे आने वाले टाइम में होगा और हम उसके लिए तैयार हैं। 100% है। हम उसके लिए तैयार हैं। हमारे पास 3 लॉयर्स की टीम है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट्स में लेकर के सब हमारे साथ हैं। बिल्कुल। और अभी तक हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी, पर आगे जरूरत पड़ेगी तो हम उनका इस्तेमाल भी करेंगे। बिल्कुल। और इसीलिए जब भी हम इस चार्ट को बनाते हैं तो इसमें हम यहाँ लिखते हैं इस कॉलम में। अच्छा, ये नया कॉलम ऐड कर दिया। एक और कॉलम हमने ऐड किया हुआ है। बिल्कुल। हमें एक सूचना किसने दी? स्टेट बुक अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से हमारे पास सूचना आई। ओके। वो हमने नोट कर ली। हमने मालिक को सूचना दी, कौन से तारीख को दी, ईमेल से दी, व्हाट्सएप से दी, किस लेटर से दी, वो हम यहाँ नोट कर लेते हैं। बिल्कुल। ये सारी चीजें हम करते जाते हैं। यानी कि सर अगर बोले कि आप जो चीज बोल रहे हो हर चीज का प्रूफ मिलेगा। हर चीज का हम आपको बताएंगे कि भाई ये रिपोर्ट कहाँ से आई, कैसे हुआ, क्या हुआ। साथ ही हमारे पास में एप्लीकेशन है। जब हम इस काम को अप्लाई करते हैं, कोई आदमी अपने पास अप्लाई करता है तो उसका हम एक एप्लीकेशन है हमारे पास में, फोल्डर में है, जिसको हम उनसे साइन कराते हैं। इसमें नहीं है मैंने, हम उनसे साइन करवाते हैं कि आप ये रहा, यानी कि डीएनए करवाने से पहले। ओके। ये एक हमारे पास एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में हम लिखते हैं कौन सा घोड़े का डीएनए हो रहा है, उसकी डिटेल क्या है, कलर क्या है, ब्रीड क्या है, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ, उसके माँ बाप का नाम, अगर माँ बाप रजिस्टर्ड हैं तो उनका पासपोर्ट नंबर, उसका माइक्रोचिप नंबर, ये सारा आता है। बिल्कुल। ये सारा होने के बाद में नीचे सारा डिटेल है। उसके बाद में ये 4-5 जो आप लाइनें देख रहे हैं, इसमें बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, यानी घोड़े का डीएनए करने से पहले आप ओनर से साइन करवाएं। ओनर से बिल्कुल करके ओनर साइन करता है एप्लीकेशन पे, और उसमें बाकायदा हम लिखा हुआ रहता है कि भाई ये राइट जो है ये हमारी सोसाइटी को भी है। अगर कभी भी इसको अगर आगे हमको सोशल मीडिया पे या हमको आगे कहीं डालना पड़ेगा तो आप ऑब्जेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि मकसद यही है कि लोगों को मालूम होना चाहिए। तो खुद साइन करने के बाद में फिर एफआईआर किसकी करने जाएगा? वो उनकी सोच है। तो यहाँ उनके साइन होते हैं, उनका एड्रेस, फ़ोन नंबर सारा लिया जाता है, कंप्लीट लिया जाता है। और ये होने के बाद ही, और ये एप्लीकेशन जाता है उस सैंपल के साथ में लैब में। ओके। उनके रिकॉर्ड में भी रहता है। बिल्कुल। कि भाई ये एप्लीकेशन हमने साथ में भेजा। बिल्कुल। तो इसलिए हम उसको बिल्कुल उस हिसाब से हम लेके चलते हैं। ओके सर, थैंक यू। आपने इस पार्ट में एक लोगों को अपन ने बेसिक जानकारी देने की कोशिश करी जो नए लोगों के काम में आएगी। बाकी दोस्तों दूसरे पार्ट में हम आपको कुछ और कंफ्यूजन है जो अभी लोगों में चल रहे हैं वो भी उसके बारे में आपको बताएंगे। क्या कह रहे थे सर आप? नहीं, मैं यूँ कह रहा था आपको कि लोगों को एक कंफ्यूजन है इसके अंदर। बिल्कुल। तो वो भी मैं आपको मेरे इसी इंटरव्यू में क्लियर कर दूं। लोगों को ये कंफ्यूजन है कि लैब में गलती हो सकती है या लैब में कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है या कोई बात ऐसी आ सकती है कि जिससे कि ये मालूम हो जाए कि भाई जो एक्चुअली फेल नहीं होना चाहिए उसको फेल करा दिया जाता है, यानी जैक जुगाड़ चल जाती है। हाँ, इस तरीके की धारणा लोगों में आती रहती है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये लिफाफे हैं। ये है लिफाफा, बिल्कुल, जिसके अंदर हेयर सैंपल जाता है। ओके, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि इसके अंदर जो लिफाफे में है उसके अंदर यहाँ पर ये लिखा हुआ होता है, ये परफोरेटेड है। बिल्कुल, यहाँ पर एक फाड़ने का वो परफोरेटेड है। बिल्कुल, ठीक है। यहाँ हमने डिटेल भर दिया, माइक्रोचिप नंबर डाल दिया, डिटेल भर दिया। इसमें ओनर का नाम नहीं आता। बिल्कुल, किसका घोड़ा है? हाँ, सिर्फ ब्रीडिंग जो स्टड फार्म है उसका जरूर आता है। ओके। बाकी यहाँ हम क्योंकि घोड़ा कहाँ खड़ा है, बिल्कुल, बाकी ओनर का पर्सनल नाम नहीं आता और ये सारा डिटेल आ जाता है। ये सिर्फ लैब में जाता है। हेयर सैंपल इसके अंदर जाता है। मालिक के सामने हेयर सैंपल डालने के बाद इसको हम सील कर देते हैं। बिल्कुल, इसमें ये सील करने की जगह है, बिल्कुल, इसको हम सील कर देते हैं। अगर ये लिफाफा लैब में सील ओपन मिलता है तो वो रिजेक्ट हो जाता है। अच्छा, यानी को ओपन मिलेगा तो? ओपन मिलेगा तो वो रिजेक्ट कर देंगे, वो नहीं मानेंगे, वापस हमारे को हेयर सैंपल दूसरा निकाल के भेजना पड़ेगा। पर नहीं, पर मान के चलो एक बार को बाई चांस जो लोग कहते हैं कि भाई आगे जैक जुगाड़ हो जाती है, तो मान के चलो किसी का डीएनए फेल हो गया, तो उससे आपने ऐसा तो नहीं कि 14 के 28 लिए, तो आपको फायदा क्या किसी के साथ गलत करने से? नहीं जी, उस क्या काय को करेगा कोई आदमी? क्यों करेगा? वही तो सब, अगर वही ये है कि भाई उससे 14 के अगर 50 लिए तो एक बार को संभव है। नहीं, इसमें मैं आपको बताऊं, ये किसी ने पूछा, अगर हम किसी दूसरे घोड़े का
इसमें से ये सैंपल निकाल देंगे और किसी दूसरे घोड़े का सैंपल भी इसमें डाल देंगे, तो उसका डीएनए भी तो वहां अगर रिकॉर्ड में चढ़ जाएगा तो आगे भी पता पड़ जाएगा कि ये कौन से घोड़े का है। बिल्कुल। तो वो तो पकड़ में आ जाएगी बात। फिर मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ एक नंबर है लिफाफे का, सीरियल नंबर, ये लैब डालेगा, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल। लैब इसके ऊपर डाल देगा 25 नंबर और फिर वो क्या करेगा, यहाँ डालेगा इस पे 25 नंबर। बिल्कुल। और इसको फाड़ लेगा। ओके। तो ये चले जाएगा। अच्छा। अब ये जब लैब के अंदर जा रहा है, जो काम कर रहे हैं, उसको तो ये भी नहीं मालूम कि घोड़ा कौन सी ब्रीड का है। अच्छा, ये ऊपर फट के ये पहले ही फट जाएगा। ये यहाँ से ये, अच्छा, ये फट के और ये रख जाएगा, ये निकल गया। अब उनको तो पता ही नहीं घोड़ा है क्या, कौन सा है, उसको कुछ मालूम नहीं है कि कौन सी ब्रीड का है, किस उम्र का है, किस कलर का है, उसको कुछ पता नहीं, मालिक कुछ पता नहीं उसको। बिल्कुल। उसको सिर्फ ये मालूम है कि ये नंबर यहाँ जो 25 है, ये 25 नंबर का है और ये सील है उसकी। तो फिर फर्जीवाड़े का तो कोई सवाल नहीं रहता। जब बाहर आएगा लैब से तो वो 25 नंबर को ये इससे मैच कराएगा कि ये जो रिजल्ट आया है वो इस 25 नंबर का है। मेरे को लगता है खाली फर्जीवाड़ा उन लोगों के लिए कि जो बीच में मिनी डेटर घोड़े दिलवाते हैं, बस वो जिसको जब फेल हो जाता है तो बीच वाला बोलता है कि भाई ये सोसाइटी ने गलत कर दिया है। तो इस तरीके से कोई गलती नहीं हो सकती। और इसमें 17 मार्कर हैं। 17, जैसे अपन कभी कोई मिलान करते हैं किसी डीएनए का, तो 17 पॉइंट्स हैं। ये अभी जब मैं लैब में गया तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि थोड़ा सा मुझे आप समझाएं कि भाई टेस्ट के अंदर कितने कैसे करते हो आप। तो उन्होंने हमें एक चार्ट दिखाया, क्योंकि लैब के अंदर आज तक हम भी अलाउड नहीं है। अच्छा, किसी को नहीं जाने देते? हम अंदर नहीं जा सकते हैं लैब में, ना तो डॉक्टर हमारा, ना हम, या कोई नहीं जा सकते अंदर की साइड में। हम सिर्फ ऑफिस में उनको मिल सकते हैं, ऊपर सेक्रेटरी के ऑफिस में। लैब के अंदर नहीं जा सकते। लैब के अंदर हम नहीं जा सकते। तब उन्होंने एक चार्ट पे हमें समझाया कि 17 पॉइंट होते हैं डीएनए के अंदर। बिल्कुल। वो 17 के 17 पॉइंट मिलने चाहिए। ओके। तब डीएनए मैच होता है। अगर 17 के अंदर भी 2-4 पॉइंट भी अगर फेल हो गए, उसका मतलब इसमें गड़बड़ है। ओके सर, बाकी मिलते दोस्तों आपको हम दूसरे पार्ट में, क्योंकि एक पार्ट में आपको जानकारी देना मेरे को लगता है कि ये कोई ऐसा तो नहीं कि घोड़े के बारे में जानकारी दे रहे हैं ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है आज के टाइम में। तो आपको पार्टों के रूप में जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू सर। थैंक यू।